Hello student, welcome to this lecture. In this lecture we are going to discuss some illustration based on p-n junction diodes and p-type and n-type of semiconductors. देखिए आपको क्या बता रहा है यहाँ पर इस illustration में क्या बोल रहा है. In a p-n junction the depletion region is 400 nanometer wide and an electric field 5 into 10 to the power 5 volt per meter exists in it. Find the minimum energy of the conduction electron which can diffuse from n to p side. मतलब आपको क्या बता रहा है, एक पीएन जंक्शन डायोड है, उस पीएन जंक्शन डायोड का विड्थ आपको दे दिया है. तो विड्थ को अपन डी से एक्सप्रेस कर देते हैं, जिसको अपन लिखते हैं 400 नैनोमीटर. ये आपको दे रहा है 400 नैनोमीटर. ठीक है, जिसको चाहो तो आप लिख सकते हो 400 ओके इंटू 10 to the power -9 मीटर. ये आपको दे रहा है. ठीक, उसके बाद आपको बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो डिप्लेशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका वैल्यू आपको बता रहा है कितना 5 इंटू 10 to the power 5 वोल्ट पर मीटर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है. अब आपको बोल रहा है कि एक रीजन से दूसरे रीजन तक इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, मिनिमम एनर्जी कितना वर्क करना पड़ेगा या कितना एनर्जी देना पड़ेगा. तो सीधा सीधा आपको पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, चार्ज जो इलेक्ट्रॉन को ले जाना है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. और आपको पता है ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज यहां पर वो बैरियर पोटेंशियल होता है. तो देयरफॉर क्या होगा, V के जगह आप लिख दोगे, आपको पता होगा V इज इक्वल टू E इंटू डी लिखते हैं हम लोग. ये आप लोग पढ़ते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. और साथ में जो Q है उस Q की जगह आप लिखेंगे यहां पर E, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. बस अब आपको इन वैल्यूज को इसमें पुट करना है. तो देयरफॉर वर्क डन टू मूव विल बी गिवन बाय V के जगह लिखोगे E इंटू डी, ये आ गया, इंटू E रख दीजिए. तो यहां से क्या हो जाएगा, ये E को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चाहिए तो E को E रहने देंगे, नहीं तो देखते अपन क्या करेंगे. तो यहां से दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू E की जगह रख दो आप लोग 5 इंटू 10 to the power 5 और D के जगह आप लिख दोगे 400 इंटू 10 to the power -9 इंटू E की जगह 1.6 इंटू 10 to the power -19. ये जो आंसर आएगा दिस आंसर विल बी इन जूल. ओके, तो अब इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे. इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10 to the power -19. अब जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा आपका. तो दिस इज द आंसर. ये आपको दिख रहा है, ये हम लोग का इसका आंसर है. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें पी टाइप और एन टाइप से ज्यादा आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट दिख रहा है आपको. तो पर इसको इस प्रकार से बनाएंगे. चलिए आप नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं. इसमें देखेंगे इस इलस्ट्रेशन में क्या बोल रहा है, इन अ सिलिकॉन डायोड द फॉरवर्ड करंट चेंजेस बाय 2.5 मिली एम्पियर, मतलब चेंज इन करंट डेल आई आपको दे दिया है 2.5 मिली एम्पियर, जिसे आप चाहो तो लिख सकते हो 2.5 इंटू 10 to the power -3 एम्पियर. ये मिल गया हम लोग को करंट का वैल्यू. ठीक है, अब इसके बाद आता अपने पास बोलता है चेंज इन वोल्टेज. व्हेन वोल्टेज चेंजेस फ्रॉम 0.08 टू 0.09 वोल्ट, फाइंड द फॉरवर्ड डायनेमिक एसी रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड. अब ये एसी रेजिस्टेंस को मत कर लेके आप परेशान मत होना. एसी रेजिस्टेंस का मतलब यहां पर चेंजिंग, बस और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. ठीक है, तो अब अपने पास है चेंज इन वोल्टेज. तो चेंज इन वोल्टेज कितना हुआ है, चेंज इन वोल्टेज जो हो रहा है 0.08 से 0.09, मतलब माइनस करेंगे 0.09 माइनस 0.01 सॉरी 0.8, इसको 0.8. जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो इसका वैल्यू आता है 0.01 वोल्ट. ओके, ये आएगा आपके पास. अब आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना, तो आपको पता है आर डायनेमिक
is given by change in forward bias voltage by change in forward biased current. ओके, क्योंकि रेजिस्टेंस जो था आपको ग्राफ याद आता होगा, जो फॉरवर्ड बायस का ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता था, वो इस प्रकार से होता था। तो आपको दिख रहा है ये ग्राफ जो है चेंज होता है हमेशा, इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं रहता है। तो जब स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वी आई कर्व का जो स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। इस कारण से हम लोग यहाँ पर इसको डायनामिक रेजिस्टेंस मानते हैं। एंड अगेन इसको आप लिख सकते हो, देखिए कितना 0.01 बाई अपन यहां पे लिख देते हैं कितना, ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ और जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसको यहां लिख देते हैं हम लोग कि आर डायनामिक ओके इज इक्वल टू, आप लिखेंगे 4 ओम। दिस विल बी इक्वल टू 4 ओम। तो बस आपके पास आंसर आ गया इसका, तो ये आपके पास इसका आंसर मिल गया। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग के पास ये एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन था। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में देखते हैं। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सारे इलस्ट्रेशंस जो है वो बेसिकली आपका सेमीकंडक्टर्स का नहीं है, सब हमारा पुराना फंडामेंटल पर बेस्ड है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी इन पर बेस्ड है। मतलब आपके लिए उसका फाउंडेशन होना बहुत जरूरी होता है। चलिए अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं हम लोग। ये वाला देखिएगा, बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन हम लोग के पास। ये बता रहा है इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज 50 हर्ट्ज एसी, फाइंड द आउटपुट फ्रीक्वेंसी। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। अब देखिएगा क्या होता है एक्चुअली में, जब आप इनपुट फ्रीक्वेंसी दोगे एसी में, तो एसी मतलब आपको पता है ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड 1 साइकिल, है ना, और इस तरह से ये 2 साइकिल। आप 1 सेकेंड में, मतलब यहां से लेकर इसको O ले लेते हैं, इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, तो O से लेकर A तक एक साइकिल है और A से लेकर B तक एक दूसरा साइकिल है। ठीक है, 2 साइकिल आपको मिल गए। तो मतलब जब 50 हर्ट्ज बोला जा रहा है, मतलब 1 सेकेंड में ऐसे 50 साइकिल बनते हैं, मतलब तब जाके हम लोग का एसी का ये बनता है। दिस इज द इनपुट, दिस इज इनपुट। अब जब आपसे आउटपुट के बारे में बात किया जाता है तो आउटपुट के लिए आपका रिजल्ट कुछ ऐसा आता है। जब आउटपुट की बात करते हैं तो आपका आउटपुट कुछ इस प्रकार से आता है, दिस इज आउटपुट। आउटपुट जो रहेगा वो आपको कुछ ऐसा दिखता है, ये दिखेगा 1, फिर ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4। अब देखिएगा इसमें कितने साइकिल बन रहे हैं, 1 2 3 4। अब देखिए यहां पर एक कंप्लीट साइकिल के लिए यहां पर आपको 2 आउटपुट में साइकिल मिल रहा है, फिर यहां पर देखिए अगले एक कंप्लीट साइकिल के लिए 2 आउटपुट में साइकिल मिल रहा है। मतलब एक चीज देख रहे होंगे, यहां पर अगर 2 कंप्लीट साइकिल है तो आपको आउटपुट में आपको इसका 4 गुना दो गुना मिल रहा है। तो अगर आप इनपुट का फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज कर दे तो ऑब्वियसली आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो सीधा सीधा लिख लोगे हम लोग का, इसको ध्यान रखोगे, इसको चाहो तो एक जनरल फॉर्मूला की तरह भी याद करोगे कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी किसका, फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, इस बात को अच्छे से मेंशन करोगे आप लोग, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू, इसको आप ऐसा कर देंगे, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी, इनपुट एसी फ्रीक्वेंसी। ये अच्छे से ध्यान रखेंगे आप लोग। तो उस हिसाब से जो इनपुट फ्रीक्वेंसी हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, देखिएगा इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है आपको दिख रहा है 50 हर्ट्ज का है। ठीक, तो हमारा इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, तब उस हिसाब से देखोगे जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी रहेगा, एफ आउटपुट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इनपुट, मतलब 50। सो फाइनली विल गेट 100 हर्ट्ज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसको आपको अच्छे से समझ के याद करके रखना पड़ेगा। तो देयरफॉर फाइनली
योर आंसर विल बी एफ आउटपुट विल बी इक्वल टू 100 हर्ट्ज। तो आपके पास जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिलने वाला है वो हम लोग का 100 हर्ट्ज का होगा। तो दिस इज व्हाट, ये आपको बनाना है, ये इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला, प्लीज इसको आप अच्छे से मेमोराइज करके रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये दिखता बड़ा सिंपल सा है, बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हम लोग के एग्जाम में। और एक चीज बहुत अच्छे से याद और अपने को रखना है यहाँ पर, यही अगर बोलते सर हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो क्या होता, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता आपको पता है, ये एक पूरे साइकिल के लिए एक ही आपको हाफ मिलता, तो जितना होता उतना ही मिलता, मतलब आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को देखते हैं। हम लोग इस वाले इलस्ट्रेशन को देखेंगे, आपको क्या बोलता है यहां से, एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैज 10 to the power 18 per meter cube free electrons and is doped by pentavalent impurity of 10 to the power 24 meter per meter cube. Find the free electron density order increased by, मतलब पहले नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो था वो बताता था 10 to the power 18 पर मीटर क्यूब। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने एक पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट मतलब आपका क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का डोनर एटम, तो डोनर एटम जैसे मिलाएंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन का नंबर्स बढ़ जाएगा। तो नया जो इलेक्ट्रॉन जो हम लोगों ने ऐड किया, वो ऐड कितना किया, तो वो किया 10 to the power 24 पर मीटर क्यूब। तो आपका क्वेश्चन बोलता है फाइंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्डर इंक्रीज्ड बाय, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, पहले इतना था अभी इतना हो गया। तो सीधा सीधा हम लोग का द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी इज इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज्ड बाय, क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 10 to the power 24 by 10 to the power 18, जिसके कारण ये हो जाएगा 10 to the power 6। बस इतना ही सा आपको इसमें बताना था, मतलब 10 to the power 6 टाइम्स क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर बात करते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में देखेंगे क्या बोल रहा है, अ डायोड मेड अप सिलिकॉन has a barrier potential of 0.7 volt and a current of 20 milliampere passes through the diode. When a battery of 3 volt and a resistor is connected to it, find the wattage of resistor and the diode. तो देखिए यहाँ पर डायोड, रेजिस्टर का बारे में और डायोड के बारे में कुछ खास नहीं बता रहा, तो इसको आप समझिए कैसे हो रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, ये रहा हमारे पास डायोड, ठीक ऐसा समझिए आप लोग यहां से, और ये रहा हमारे पास रेजिस्टर, और इसको आपने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से, ठीक, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। बैटरी आपका बता रहा है 3 वोल्ट का है। अब आपको पता है कि डायोड को, हाँ एक और बात बता दी आपको कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, I इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर। सो I इज इक्वल टू आपको बता रहा है 20 मिली एम्पियर, और आप बोल सकते हो 20 इंटू 10 to the power -3 एम्पियर। ठीक है, ये I का वैल्यू आ गया। तो बस ये अपने पास I मिल गया अपने पास। अब आपको बोल रहा है 3 वोल्ट, तो आपको पता है कि कभी भी डायोड को जब क्रॉस करना रहता है तो उसके अक्रॉस का पोटेंशियल बैरियर जो होता है 0.7 वोल्ट का, तो मतलब यहां पर जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है उसका 0.7 वोल्ट यहां पर यूटिलाइज हो गया। अब बचा रेजिस्टर, तो रेजिस्टर के अक्रॉस में कितना यूटिलाइज हो रहा होगा, 2.3 वोल्ट। क्यों, 3 वोल्ट में से 0.7 वोल्ट यहां यूटिलाइज हो गया, तो रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2.3 वोल्ट। अब आपको बोला जा रहा है रेजिस्टर के अक्रॉस और जो डायोड है उनके अक्रॉस कितना पावर जो वोल्टेज हो रहा है, तो पावर वोल्टेज अक्रॉस मैं ले लेता हूं पहले डायोड। तो डायोड के केस में क्या करेंगे, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट।
तो वोल्टेज कितना है 0.7 वोल्ट का यूज हो रहा है और करंट कितना है 20 मिली एम्पियर, दैट इज 20 इंटू 10⁻³ ठीक। तो इस कारण से जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका वैल्यू आता है 0.014 वॉट। तो ये डायोड के अक्रॉस का आया, पी डायोड। ओके, अब बात करते हैं हम लोग पी रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस, तो उसके लिए भी आपको वही करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज कितना है 2.3 इंटू रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट, तो करंट कितना है 20 इंटू 10⁻³ ठीक। जिसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका वैल्यू आएगा 0.046 वॉट। तो ये आपको अलग अलग आपको वॉटेज मिल गया। डायोड के अक्रॉस का ये वाला मिला आपको, दिस इज फॉर डायोड, ये आपको डायोड के अक्रॉस का मिल गया और ये आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस का मिल गया। रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज हम लोग का, वॉटेज हम लोग का यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, चीजों को बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा और इसके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट आपका जेई वगैरह में भी देखोगे तो इस तरह के लगभग लेवल का ही क्वेश्चन आता है, कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आता। जेई वगैरह में तो इसमें से थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। इस वाले इलस्ट्रेशन में क्या बोल रहा है देखेंगे, इसमें बता रहा है अ सेल ऑफ 4.5 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ जंक्शन डायोड whose barrier potential is 0.7 volt. If the external resistance of the circuit is 190 ohm, find the current in the circuit. ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसको कैसे अपन इसको समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पहले से डायग्राम बना लीजिए आप लोग। तो ये रहा हमारे पास डायोड, ओके, और ये अपने पास रेजिस्टर और इसको कनेक्ट कर दिया गया है आपका एक वोल्टेज सोर्स से और इस वोल्टेज सोर्स का वैल्यू आपको बता रहा है 4.5 वोल्ट। ओके, आपको पता है इसका पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट का है। तो उस सेंस में देखा जाए तो रेजिस्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 4.5 में से 0.7 माइनस कर दोगे तो बचेगा 3.8 वोल्ट। ओके, अब आपको पूछा गया इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो जितना करंट डायोड से फ्लो हो रहा होगा उतना ही करंट रेजिस्टर से भी फ्लो हो रहा होगा क्योंकि सीरीज में है। अब आपके पास यहां पर कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। हम लोग पढ़ रहे हैं डायोड सेमीकंडक्टर, लेकिन आप एक्चुअली में देख रहे होगे गौर से कि हमारा पूरा फोकस जो जा रहा है वो जा रहा है हमारा करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड है। तो I विल बी इक्वल टू, हम लोग क्या लिख लेंगे यहां पर, I विल बी इक्वल टू हम लोग यहां से लिखेंगे जो इसके अक्रॉस का वोल्टेज V/R लिखते हैं। अब आपको वोल्ट R रेजिस्टेंस का वैल्यू दे दिया है 190 ओम, ये आपको दे दिया है। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर आपको दे दिया कितना 3.8 वोल्ट, 3.8 वोल्ट। आपको करंट फाइंड आउट करना है। करंट I इज इक्वल टू कितना लिखेंगे बताओ यहां से 3.8 बाई 190। बस अब आप इसको सॉल्व कीजिए, सो विल गेट यहां से 20 मिली एम्पियर। बस इतना ही था आपका आंसर, कुछ नहीं था इसमें, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था। अगर आप गौर से देखोगे तो कुछ भी नहीं था इसमें, कोई भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ये वाला इलस्ट्रेशन, एक बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन था ये वाला। चलिए अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं हम लोग। इस वाले इलस्ट्रेशन में देखेंगे ये दिया हुआ आपका इन द एडजेसेंट डायोड, आपको बता रहा है इन द एडजेसेंट सर्किट द आउटपुट वोल्टेज इज, आपको निकालना है, मतलब फाइंड द आउटपुट वोल्टेज, सीधा सीधा। ओके, मतलब आपको निकालना पड़ेगा फाइंड द आउटपुट वोल्टेज। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो बहुत बड़ा इसमें कुछ है नहीं, अपने पास आउटपुट वोल्टेज अगर कोई बनाने की सोच रहे हम लोग, तो आपको पता है ये जीना डायोड लगा हुआ है और आपको पता है जीना डायोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसलिए आपने अप्लाई किया 100 वोल्ट,
लेकिन जीना डायोड के अक्रॉस दिखा रहा 10 वोल्ट है, और ये जो आपने लोड रेजिस्टेंस लगाया जो आउटपुट पे है वो जीना डायोड के पैरेलल में है। तो मतलब क्या होगा, जितना वोल्टेज अक्रॉस जीना डायोड के अक्रॉस होगा उतना ही हमारा क्या होगा, लोड के अक्रॉस होगा। तो इसीलिए आउटपुट वोल्टेज जो होगा, आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो जीना डायोड के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा, और दैट इज 10 वोल्ट। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम। लेकिन हां, अगर ये पूछता है कि ये जो सीरीज में आपने रेजिस्टर लगाया है उसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा, तो उसके लिए आप बता सकते हो कि 100 वोल्ट अप्लाइड है, यहां से ऑलरेडी आप कितना ये कर रहे हो बताओ, 10 वोल्ट यहां पे लॉस हो गया होगा। तो वोल्टेज अक्रॉस सीरीज रेजिस्टेंस, तो दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू 100 माइनस 10, दैट इज 90 वोल्ट। ये देखिए ऐसे निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको इतना बनाइए आप लोग। बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन था। इसके बाद एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत ज्यादा तामझाम वाला इलस्ट्रेशन नहीं है ये वाला। अगला इलस्ट्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का रहेगा। इस इलस्ट्रेशन को देखेंगे, आपको क्या बता रहा है, यहां से बोल रहा है फ्रॉम द सर्किट शोन बिलो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जीना डायोड करंट। तो देखिए क्या हो जा रहा है जीना डायोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, 50 वोल्ट है। ओके, आपने 80 वोल्ट से 120 वोल्ट तक इसमें अप्लाई किया जा सकता है। तो मतलब फॉर मिनिमम करंट, फॉर मिनिमम IZ मतलब जीनर करंट, जो अप्लाइड वोल्टेज होगा, मिनिमम वोल्टेज लगेगा दैट इज 80 वोल्ट लगेगा। जब आप देख रहे हो यहां पर इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आप देख रहे होगे यहां से। अब आपको अगर निकालना होगा तो आपको ऐसा निकालना पड़ेगा। यहां से क्या करेंगे, देखिएगा यहां से जितना करंट जाएगा I, वो IL और IZ में बढ़ जाएगा। दैट इज I इज इक्वल टू IZ प्लस IL हो जाएगा। ओके, अब I इज इक्वल टू, बाद में अपन बात करते हैं कितना करंट जा रहा है। तो IZ की जगह आप लिखोगे यहां पर, सीधा सीधा लिख दोगे, क्या बताइए, यहां पर VZ लिखोगे, मतलब हम लोग का इसके अक्रॉस का वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस अपने पास, और साथ में यहां से इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको यही निकालना है, एक्चुअली में IZ ही निकालना है। और IL की जगह आप लिखोगे लोड, IL मतलब लोड वाला जो रेजिस्टेंस है, तो वो हो जाएगा हमारे पास इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, जितना जीना डायोड के अक्रॉस वोल्टेज होगा। तो जीना डायोड के अक्रॉस कितना होगा, तो 50 वोल्ट है। तो इसको लिखेंगे आप लोग कितना, 50 बाय रेजिस्टेंस दैट इज 10 किलो ओम, दैट इज 10 किलो ओम मतलब 10 टू द पावर 3। अब ये I जो है, ये I किसके अक्रॉस का है, ये कि यहां से कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब आपने अप्लाइड वोल्टेज कितना लगाया, 80, तो उस समय जीनर के अक्रॉस 50 वोल्ट यूज हो रहा है। तो इस सीरीज रेजिस्टर के अक्रॉस कितना हो रहा होगा, 30 वोल्ट हो रहा होगा। तो इस I की जगह आप लिखोगे क्या, 30 वोल्ट बाय रेजिस्टेंस, मतलब क्या लिखोगे, 5 किलो ओम। यहां पर भी 10 टू द पावर क्या लिखोगे, 3 लिख दोगे। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IZ प्लस यहां से लिख दोगे 50 बाई 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर 3। तो बस इसको सॉल्व करना है। इस केस में IZ का जो वैल्यू आ जाएगा, दैट IZ विल बी इक्वल टू, आप जब सॉल्व करते हैं इसका वैल्यू आ जाता है अपने पास 1 मिली एम्पियर। इस केस में 1 मिली एम्पियर। अब बोलता है मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा। तो चलिए उसके लिए हम लोग फिर मैक्सिमम करंट का कॉन्सेप्ट को देखते हैं, कैसे बनाएंगे हम लोग मैक्सिमम करंट के लिए। तो मैक्सिमम करंट के लिए ऐसा होगा हमारे पास कि आप देखोगे यहां से फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, V का वैल्यू उस केस में कितना हो जाएगा, 120 ले लेंगे। बाकी सारा चीज एज इट इज रहेगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं यहां पर I इज इक्वल टू IZ, या फिर सीधा सीधा ऐसा लिख लेते हैं हम लोग यहां से, अगर देखना चाहे तो डायरेक्टली लिख देते हैं हम लोग यहां से, IZ इज इक्वल टू I माइनस IL, और IZ इज इक्वल टू I मतलब सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो अब कितना हो जाएगा देखेंगे आप लोग यहां से, 80 में से 50, 120 में से 50 अगर यूज हो जा रहा होगा
तो कितना हो जाएगा, 70 बचेगा, तो ये रहेगा 70 बाई 5 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 70 बाई 10 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक, जिसके कारण IZ विल बी इक्वल टू 9 मिली एम्पियर। इस प्रकार से आप इसका वैल्यू को निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से अच्छे से बनाएं। तो ये कुछ इलस्ट्रेशंस था हम लोग का डायोड बेस्ड और सेमीकंडक्टर बेस्ड। इसका एक और इलस्ट्रेशन का मैं वीडियो आपको दूंगा, तब जाके हम लोग का ये पूरा सीरीज कंप्लीट होगा। चलिए, तो टिल देन बाय, टेक केयर।